सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे सैम्पल पेपर पार्ट 2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है हमारे 15 वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 26 है कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए कोटेंजेंट स्क्वायर की जब हमें इंटीग्रेशन करनी है तो कोटेंजेंट स्क्वायर के लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, तो इसे हम पहले अपनी जो आइडेंटिटी है कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स हमारा क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट करेंगे और दोनों की अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोटेंजेंट एक्स, 1 की होती है माइनस एक्स और प्लस सी। तो ये हमारा राइट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये e की पावर x वाले क्वेश्चंस को अगर आप इसकी एक छोटी सी ट्रिक याद कर लेते हो तो आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ये है e टू पावर x टेंजेंट x प्लस सीकेंट स्क्वायर x dx। इसके लिए एक आपका फॉर्मूला लगा लीजिए, आइडेंटिटी लगा लीजिए कि क्या होता है कि e की पावर x के साथ अगर दो टर्म्स हैं और वो इस तरह से हैं कि एक फंक्शन है और एक उसका डेरिवेटिव है, तो जब इस तरह के फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हो तो डायरेक्ट आपका आंसर आता है e की पावर x fx प्लस सी, ओनली एफ एक्स। तो यहाँ पर टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स है, तो अगर हम इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट करें, हमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, तो ये आ जाएगा e की पावर x इंटू टेंजेंट एक्स प्लस सी। अदरवाइज ये हमें दो पार्ट्स में, पहले हम इसको ई एक्स टेंजेंट एक्स रखेंगे, ई एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, उसको एज इट इज छोड़ेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये बहुत लेंथी होगा। अगर ये 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में आता है देन वी शुड सॉल्व, अदरवाइज आप डायरेक्ट इस आइडेंटिटी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है ए फेयर डाई इज रोल्ड। डाई रोल कर दी। E एक इवेंट है जिसमें 1 3 5 आ रहा है और F में 2 3 आ रहा है। ध्यान देंगे E में आ रहा है 1 3 5, F में आपके एलिमेंट्स हैं 2 3। क्वेश्चन है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E। यानी अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किस किस की, E की और E इंटरसेक्शन F की। तो पहले तो इन दोनों की हेल्प से हम क्यों ना E इंटरसेक्शन F निकाल लें। तो दोनों की इंटरसेक्शन में क्या एलिमेंट कॉमन है, ओनली 3, तो E इंटरसेक्शन F तो आ गया 3। अब टोटल एलिमेंट्स आपके कितने हैं, 6। क्यों, क्योंकि आपने फेयर डाई, एक डाई को रोल किया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 6 हैं। क्लियर। तो E इंटरसेक्शन F में एक ही एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट्स 6 हैं, तो E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी तो हो जाएगी 1/6 और E में 3 एलिमेंट्स हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। 6 से 6 कैंसिल होकर आपकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये आपकी कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, ये फिर से चैप्टर 1 से आ जाता है। आपको एक फंक्शन गिवन है फ्रॉम द क्लोज इंटरवल -1 to 1 से लेकर r तक, और फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 2। फाइंड एफ इनवर्स एक्स। इनवर्स मैंने जब चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड किए हैं रिवीजन वाले, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि इनवर्स के लिए हमने करना क्या है। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो देखिए फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 2। मैंने बताया था इनवर्स के लिए जस्ट क्या कीजिए, इसको y रख दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स। और इस फंक्शन को x के लिए सॉल्व कर लो, तो सारा x एक तरफ इकट्ठा कर लो, इधर आ गया, और 2y राइट में चला गया, x बाहर लेंगे और ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y। x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो x लेफ्ट में रह जाएगा 2y बाई वाई माइनस 1। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि हम क्या लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट आता है कि f इनवर्स y ही x होता है। तो ये x के प्लेस पर अब हमारा ये क्या आ गया है, f इनवर्स y आ गया है 2y बाई वाई माइनस 1, और y
एक्स जेड कोई वेरिएबल हो, स्टेटमेंट पर आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी जगह पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स एक्स हमारा क्या है, 2y, y नहीं भाई सॉरी x लगा दीजिएगा, 2x बाय x माइनस 1, ये आपका इन्वर्स आ जाएगा। जिन बच्चों को लग रहा हो कि मैंने थोड़ा जल्दी बताया है, तो आप मेरे चैनल पर 12th क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई है, और उसमें मैंने चैप्टर 1, 2, 3, 10, 12 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फुल डिटेल में एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो आप वहाँ से भी इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सिंपल सी आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन की लग रही है। फाइंड क्या, टेंजेंट इन्वर्स 1/4 प्लस टेंजेंट इन्वर्स 3/5। मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ फटाफट से। टेंजेंट इन्वर्स x प्लस टेंजेंट इन्वर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई अनलेस एक्स वाई इज लेस देन 1 विद द कंडीशन दैट एक्स वाई इज लेस देन 1। तो यहाँ तो एक्स वाई कितना आ रहा है, 3/20 लेस देन 1। तो यहाँ डायरेक्ट क्या लग जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 1/4 प्लस 3/5 बाय 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ 1/4 इंटू 3/5। इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करो ऊपर नीचे एलसीएम को सेम रखना, काटना मत, मतलब कटता है तो भी नहीं काटना, इससे हमें डिवाइड करने में आसानी रहेगी। यहाँ 20 एलसीएम आएगा, 5 चौके 20, 4 5 जा 20 तो 5 आएगा, 5 4 जा 20, 12 आएगा बाय 20। ये बनेगा 3/20, 20 में से 3 गई, ये बनेगा 17/20। और यहाँ 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दें, अब ये कितना बन रहा है 17, और ये कितना बन रहा है 17। फिर से ये 17/17 आ रहा है, और 17/17 कितना बन गया 1, और टेंजेंट इनवर्स 1 आपका कितना होता है 45 डिग्री। तो रेडियन में कन्वर्ट करें तो π/4 आ जाता है। तो इसका जो आंसर है आपका वो π/4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिटर्मिनेंट में से, मैट्रिक्स में से आ रहा है। इफ़ A इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है और जिसका डिटर्मिनेंट 4 है। ठीक है भाई, A का ऑर्डर 3 है और A का डिटर्मिनेंट 4 है, तो हमें 2A का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है KA का डिटर्मिनेंट होता है K की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। K वो कांस्टेंट है जिससे A मल्टीप्लाई हो रहा है, n मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो यहाँ हमारे पास n की वैल्यू तो 3 है और K के प्लेस पर 2 आ रहा है। तो हमने क्या निकालना है 2A का डिटर्मिनेंट। तो ये हो जाएगा 2 की पावर n कितना है 3, साथ में A का डिटर्मिनेंट 2 की पावर 3 हो गया 8, A का डिटर्मिनेंट हो गया 4 और ये हो गया 8 4 जा 32। तो 2A का डिटर्मिनेंट आ गया 32। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलो करते हैं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 32। ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है इफ़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3AXY अगर 0 है तो dy/dx फाइंड आउट करें। ये इम्प्लिसिट फंक्शन हम इनको बोलते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जिनमें हम y और x को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए डायरेक्ट, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ये क्या बन जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो 3x² प्लस 3y² dy/dx प्लस 3a, और x एज इट इज़ y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, y एज इट इज़ x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। 4 टर्म्स आएंगी। एक छोटी सी बात पर अब आप ध्यान दें, हम 1 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। 3 3 3 तीनों में है तो उसको राइट में ले जाकर ख़त्म कर दीजिए, कॉमन लेकर 0 से के नीचे ले गए तो वो ख़त्म हो गया। तो ये बच गया x² प्लस y² dy/dx की जगह मैंने लिख दिया y डैश, ध्यान देना है, प्लस ax dy/dx की जगह लिख दिया मैंने y डैश। 3 तो खत्म हो गया ना, 3 तो मैंने कॉमन लेकर हटा दिया, और प्लस में आपका आ गया ay इज इक्वल टू 0। y डैश वाली टर्म्स को आप इकट्ठा कर लीजिए, तो ये बनेगा y² प्लस ax इंटू वाई डैश, और इन टर्म्स को राइट में ले जाइए तो ये बनेगा -x² माइनस ay, ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी टर्म y डैश, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया x² प्लस ay है बेटा ये, और डिवाइडेड बाय y² प्लस ax, ये आपका dy/dx आएगा, जो कि 1 नंबर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका थोड़ा लेंथी पड़ता है, वैसे ये बेहद आसान क्वेश्चन है।
आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये भी थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान देंगे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x माइनस cos x इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई इज डैश डैश डैश। ये फिलअप्स है। तो हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं क्लोज्ड इंटरवल में, एक तो हम इनका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम फटाफट से इसको फंक्शन लेते हैं। फंक्शन आपका है बेटा जी sin x माइनस cos x और 0 से पाई आपका डोमेन है। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो साइन का डेरिवेटिव आएगा cos x, cos का आएगा माइनस साइन, एक साइन ऑलरेडी है, प्लस sin x और इसको कर लीजिए इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है ना भाई। क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जहां फंक्शन या तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है या मिनिमम वैल्यू अटेन करता है। तो यहां से आपका आ जाएगा sin x इज इक्वल टू माइनस cos x। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो टेंजेंट x आ जाएगा -1 और जब हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो हमारी जो टेंजेंट x की वैल्यू है इस ब्रांच में वो पाई माइनस पाई बाई 4, ये वाली आइडेंटिटी हमने लगा दी तो 3 पाई बाई 4 आ गया। तो टेंजेंट x आया टेंजेंट 3 पाई बाई 4। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 3 पाई बाई 4 जो कि हमारे इंटरवल 0 to पाई को बिलोंग कर रही है। क्लियर। क्लोज इंटरवल में ये हमारे पास रिजल्ट होता है कि कोई भी फंक्शन अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक है तो sin x cos x हमेशा मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं। और क्लोज इंटरवल में जो है बाउंड्री पॉइंट्स पर उनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है। तो आपने जस्ट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यहाँ निकालनी है। तो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालना है 0 पे, पाई पे और 3 पाई बाई 4 पे। अब इस फंक्शन को चेक करना है और उनमें से जो वैल्यू मैक्सिमम है वो आपने लिख देनी है। तो हम f को पहले 0 के लिए चेक करते हैं, लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। तो ये बनेगा बेटा sin 0 माइनस cos 0, 0 माइनस 1 यानी -1। माइनस देखकर ये नहीं सोच लीजिएगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू हो नहीं सकती, हो सकती है। उसके बाद आप पहले 3 पाई बाई 4 पर निकाल लीजिए। तो ये बनेगा साइन ऑफ 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 4। साइन ऑफ 3 पाई बाई 4 का सॉल्यूशन क्या होगा, साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस कोस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है तो ये तो आपका बन जाएगा साइन पाई बाई 4 और ये बनेगा माइनस कोस पाई बाई 4, एक माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा कोस पाई बाई 4। साइन 45 कोस 45 दोनों 1/√2 होते हैं तो 1/√2 प्लस 1/√2 आप करेंगे तो ये 2/√2 और जब आप इसे कट करेंगे तो ये √2 आ जाएगा। और अब आपका थर्ड पॉइंट बच जाता है पाई पर। क्लियर, तो आपका थर्ड पॉइंट बच जाता है f की वैल्यू को पाई पर निकालना है तो ये होगा साइन पाई माइनस कॉस पाई। साइन पाई ऑलवेज 0 होता है और कॉस पाई की वैल्यू अगर आपने याद रखनी है तो -1 की पावर कॉस n पाई होता है -1 की पावर n। तो कॉस पाई -1 बनेगा तो -1 प्लस 1, एक वैल्यू 1 आ रही है, एक -1 आ रही है और एक √2 आ रही है। तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियसली क्या है, √2 कितना होता है 1.41 समथिंग होता है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी आएगी आप यहाँ पर इंटरवल में लिख सकते हो कि कितनी, ब्लैंक में लिख सकते हो कि √2 आ जाएगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 इंटीग्रेशन है। आप इस इंटीग्रेशन को ट्रिग्नोमेट्री लगाकर करें, ट्रिग्नोमेट्री लगाकर करें। इंटीग्रेट cos स्क्वेयर x बाय 1 प्लस साइन स्क्वेयर x, 1 प्लस साइन x ओनली। दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। बेहद आसान क्वेश्चन है ये वाला। कैसे आसान है देखिए भाई cos स्क्वेयर x हम सबको पता है क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर x और ये है 1 प्लस साइन x। ठीक है भाई, 1 माइनस साइन स्क्वेयर x का मतलब 1 का स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का मतलब a माइनस b, a प्लस b। तो ऊपर वाले के दो फैक्टर बन जाएंगे 1 माइनस साइन x और भाई 1 प्लस साइन x बाय 1 प्लस साइन x। ये कट गया, ये दो टर्म बचती हैं। 1 का इंटेग्रल x होगा, साइन x का इंटेग्रल माइनस कॉस होगा तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये प्लस में c आ जाएगा। तो ये इस फंक्शन की इंटीग्रेशन हो जाएगी। और अब है ये क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका टेंजेंट का इन्वर्स का फॉर्मूला लग रहा है। सॉल्व करें या इवैल्यूएट करें। क्वेश्चन नंबर 35 है 1/x स्क्वेयर प्लस 4। भाई 4 को मैं लिख दूँ a स्क्वेयर नहीं 2 स्क्वेयर, मेरे दिमाग में फॉर्मूला चल रहा था। हमें ये पता है कि 1
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाय a। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 1/2 और भाई टेंजेंट इनवर्स x/2। तो ये बिल्कुल वर्बल सा क्वेश्चन था आपका। आगे चलते हैं, अब हम 36वां क्वेश्चन है जिसमें आपको एक एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है और उसके एक क्वाड्रेंट का एरिया आपने फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ एलिप्स। और एलिप्स की इक्वेशन क्या है, ये है 4x² प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। सबसे पहले तो मैं आपको एलिप्स की जनरल इक्वेशन बता दूं कि क्या होती है, x² बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 या x² बाई बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। भाई ये दो वैल्यू होती हैं, हाँ ये दो इक्वेशन होती हैं। तो पहले तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लीजिए, बोथ साइड्स 4 से डिवाइड कर दो। तो ये बन गया x² बाई 1 प्लस वाई स्क्वेयर बाय 4 इज इक्वल टू 1। और इसका कंपैरिजन हम इससे करेंगे, ठीक है भाई। ये आपका जो स्टैंडिंग एलिप्स है वो बन रहा है, वाई वाला आपका मेजर एक्सिस बन रहा है। तो जब यहाँ से हम कंपेयर करते हैं तो बी स्क्वेयर 1 है यानी बी 1 है और ए स्क्वेयर 4 है तो ए हमारा 2 है। अब मैं आपको बता दूं कि इसको करने के लिए वैसे तो तरीका है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल। ग्राफ बनाएंगे आप इसका और ये एरिया आप कैलकुलेट करेंगे जो कि बहुत लंबा पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको 1 मिनट में ही आंसर बता रही हूँ कि अगर आपके किसी एलिप्स की इक्वेशन ये है तो जो एलिप्स का एरिया होता है आप उसे याद कर लीजिए, वो होता है पाई ए बी। बिल्कुल सिंपल वर्बल क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो ये बन जाएगा पाई, ए की जगह 2, बी की जगह 1 और 2 पाई आपके इस एलिप्स का कंप्लीट एरिया आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि एलिप्स के एक क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट मीन्स 4th पार्ट ऑफ द एलिप्स। तो 4th पार्ट का निकालने के लिए आप क्या कर दीजिए, एरिया लिख गई भाई मैं, ये एरिया ऑफ एलिप्स है ये, ठीक है भाई। कंप्लीट एरिया ऑफ एलिप्स से 2 पाई, क्वाड्रेंट का निकालना है तो 4 से डिवाइड कर दो और वो एरिया आपका आ जाएगा π/2 स्क्वेयर यूनिट्स। ठीक है भाई, स्क्वेयर यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी बात समझ आई। इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें, ए और बी फाइंड करें और पूरे एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी। हमने क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो हम उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। यही ट्रिक आप रखेंगे 1 मार्क में, अदरवाइज तो आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल का तरीका है ही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल वर्बल सा क्वेश्चन है। d²y/dx² की पावर 4 माइनस dy/dx का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये dy/dx यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है तो इसका जो ऑर्डर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे ये देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट का एक क्वेश्चन पहले भी हमारा आ चुका है और ये फिर आ रहा है। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब इस क्वेश्चन में आपने ये ध्यान रखना है कि व्हेन 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो क्या रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है, इन दोनों की प्रोडक्ट होती है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3 यानी 1/6। और हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है तो वी ऑल नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6। एलसीएम ले लीजिए, 3 + 2 - 1 ये आ जाएगा 4/6। 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6 और आपका आंसर आ जाएगा 2/3। बहुत जल्दी भी नहीं करनी है और बहुत धीरे काम भी नहीं करना है। जल्दी का मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपसे यूनियन की प्रोबेबिलिटी पूछी है और आप इंडिपेंडेंट समझकर कहीं इन्हीं को ना मल्टीप्लाई कर देना,
क्योंकि इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो इंडिपेंडेंसी का रिजल्ट यूज़ करके तो हम इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर आगे हम यूनियन की निकालेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन और रह गए हैं बेटा जो मैंने अभी राइट डाउन नहीं किए हैं, तो हम उनको साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, आपको एक वेक्टर ए दे रखा है i - 7j + 7k और एक वेक्टर बी दे रखा है 3i - 2j + 2k। हमें a क्रॉस b निकालना है। भाई हम सबको पता है a क्रॉस b कैसे निकाला जा सकता है, डिटर्मिनेंट मतलब i j k, 1 - 7 और 7 और 3 - 2 सॉल्व कर लीजिए अब इस डिटर्मिनेंट को आप। बिल्कुल सिंपल बात है ये, i इंटू ये डिटर्मिनेंट बनेगा। तो यहाँ कोशिश तो करना कि आप वर्बल ही करो इस काम को, इतना लिख के करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। -j ये कॉलम ये रो गई तो 1 7 3 2 और +k ये रो और कॉलम गई तो ये बन गया 1 - 7 3 - 2। तो ये बन गया -14 जमा 14 -14 7 2 14 और -+14 और -j 2 1 जा 2 -7 3 जा 21 और +k -2 + 21। देखो भाई ये तो 14 - 14 ये तो 0 i आ गया और 2 में से 21 गया -19 और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 19j और 21 में से 2 गया तो फिर ये बन गया 19k। तो इसमें आपकी i वाली टर्म नहीं आएगी और क्रॉस प्रोडक्ट आपकी हो जाएगी 19j + 19k। ठीक है भाई। और अब हमारे इस वीडियो लेक्चर का इस पार्ट 2 का ये लास्ट 40th क्वेश्चन है जो कि आपके सैम्पल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे। इफ mod a = 2, mod b = 1/√2 एंड a क्रॉस b इज अ यूनिट वेक्टर। ध्यान से सुनेंगे, स्टेटमेंट को नोट कर लेना आप वीडियो को स्लो करके। इफ mod a = 2, mod b इज 1/√2, a क्रॉस b इज a यूनिट वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। एंगल बिटवीन a एंड b हमने फाइंड करना है। तो हमने मान लिया कि a और b के बीच में एंगल थीटा है। जो बातें हमें पता है हम उन्हें नोट कर लेते हैं। भाई a क्रॉस b क्या होता है, आपका a क्रॉस b हम सबको पता है क्या होता है, mod a mod b साइन थीटा और यूनिट वेक्टर n एक नॉर्मल जो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। और ये हमें क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर। यूनिट दे रखा है तो इसका जो मॉडुलस है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मॉडुलस इसको छोड़ दीजिए, अब यहाँ आ जाइए तो मॉडुलस क्या बन गया, mod a mod b और भैया mod ऑफ साइन थीटा और n का मॉडुलस कितना हो जाता है 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो mod a कितना है आपका 2, mod 2 इंटू है भाई ये सॉरी 1/√2 और ये आ गया mod ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1, इससे ये कट जाएगा और mod ऑफ साइन थीटा आपका कितना आ जाएगा 1/√2। तो साइन थीटा हम पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे यहाँ तो ये आ गया 1/√2 और 1/√2 कितने डिग्री पर होता है आपका 45 पर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर π/4। तो ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि भाई साइन थीटा आपका क्या होता है a क्रॉस b का मॉडुलस बाय mod a mod b। लेकिन अब हमारे पास a क्रॉस b का मॉडुलस, हाँ यहाँ से बल्कि ये ज़्यादा इजी रहेगा, मैंने भी आपको लॉन्ग मेथड से ही बता दिया। तो हम इसको एक बार फिर देख लेते हैं कि साइन थीटा एक्चुअल में होता क्या है। तो साइन थीटा क्या होता है, a क्रॉस b का मॉडुलस डिवाइडेड बाय mod a mod b। ठीक है, और ये हमारा कितना है 1 है, ये कितना है 2 है और ये कितना है 1/√2 है। तो ये यहाँ कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1/√2 और 1/√2 वैल्यू हमारी कितने पर होती है π/4 पर। तो बेटा जी ये थे आपका सैम्पल पेपर के सभी 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पार्ट के। अगर आपको इनमें कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके कुछ सजेशंस हैं तो वो भी आप मुझे ज़रूर लिखें। यू आर मोस्ट वेलकम एंड इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स प्लीज़ शेयर and subscribe my channel. Thank you.